हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। पीवाईक्यू का पिछले पार्ट में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इस पार्ट में बचे कुछ जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर कर देंगे। तो यार अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी खुद की वेबसाइट है madforensics.in, जहाँ पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ और जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं वो भी मैं पब्लिश करता रहता हूँ वहाँ पे। तो आप वहाँ पे चेकआउट जरूर करना। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना 101 आता है। अगर आपको नहीं पता तो 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जनरल पेपर के होते हैं, पेपर 1 के। तो उसके बाद जो आते हैं अपने फोरेंसिक के आते हैं। तो पहले इससे पहले 50 से 100 मैं करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ये 101वां क्वेश्चन यानी कि 51वां क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द करेक्ट फ्लो एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। तो हमें सीक्वेंस देखना है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, सीन सर्च, एविडेंस कलेक्शन, प्राइमरी सीन सर्वे या फिर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन देखो सबसे लास्ट की चीज है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी सीन सर्वे आएगा। तो डी। तो प्राइमरी सीन सर्वे किस में आ रहा है, इसमें सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ये इसका मतलब देखो हम सबको पता है, हम सबसे पहले तो सर्वे ही करेंगे ना पूरे सीन का। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन है। जब डी का ऑप्शन ये आ ही रहा है तो बाकियों को सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या होता है, डी ए प्राइमरी सीन सर्वे, फिर उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद बी क्या है सीन सर्च, उसके बाद सी एविडेंस कलेक्शन और लास्ट में बच गया ई अपना रिकंस्ट्रक्शन। तो आंसर हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमें एक पता चल गया तो सारे भी पता चल जाते हैं कई बार। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि ड्रग से रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ इल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम रिवर्स फेज पैक्ड HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉलम यूजिंग एसिटोनाइट्राइल विच मोबाइल फेज इज। मतलब वाटर एज अ मोबाइल फेज इज, मतलब इसमें क्या है, एक सीक्वेंस बताना है। अगर हम एसिटोनाइट्राइल को हम मोबाइल फेज ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे पहले इल्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें मॉर्फिन आ जाता है। तो मॉर्फिन है, मोनोएसिटाइल मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है। तो आपको ये सीक्वेंस, देखो हर चीज किसी को नहीं पता होती, ठीक है, कई बार हमें भी नहीं पता होता। मैं DNA का हूँ तो मुझे भी ये चीजें ज्यादा पता नहीं होती, ठीक है। मेरे पे चैनल पे ज्यादातर आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलेंगी। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉर्फिन सबसे पहले निकलता है, उसके बाद इसमें क्या आता है, कोडीन आता है। तो AC, फिर आता है मोनोएसिटाइल मॉर्फिन। तो ACB वाला सीक्वेंस देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा ACBD वाला पोस्ट। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि मतलब सबसे पहले मॉर्फिन होगा, फिर उसके बाद कोडीन, फिर मोनोएसिटाइल मॉर्फिन और हीरोइन। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेप इन्वॉल्व इन जीनोटाइपिंग प्रोसेस ऑफ STR प्रोफाइलिंग। अब STR प्रोफाइलिंग का जो स्टेप्स हैं उनको हमें बताना है कि सबसे पहले क्या करते हैं और सबसे लास्ट में क्या करते हैं। पीक आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ एलीलिक लैडर, जीनोटाइपिंग असेसमेंट टू एलील्स, कलर सेपरेशन या फिर पीक साइजिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कलर को सेपरेट करते हैं, जो पीक के कलर होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम पीक को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब DA सबसे पहले क्या आएगा, तो डी हमारा क्या है, कलर सेपरेशन कर दिया। फिर हमने क्या करा, पीक को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमने पीक को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या हमने ई करा, ई क्या है इसमें, पीक को साइज करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, कंपैरिजन अलीलिक लेटर करा और लास्ट में क्या कर दिया हमने, उसकी असेसमेंट कर दी। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा इसका। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, अब देखो सारे क्वेश्चन है ना इसी टाइप के आएंगे, सीक्वेंस को अरेंज करने वाले। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आती है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोलैरिटी इंडेक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पोलैरिटी इंडेक्स के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमें इसको अरेंज करना है। तो हेक्सेन है, ब्यूटेनॉल है, डाइक्लोरोमीथेन है, इथाइल एसीटेट है और एसिटोनाइट्राइल है। तो इनका क्या सीक्वेंस रहेगा, वो रहता है हमारे पास सबसे पहले तो ए। तो इसका मतलब क्या है, हेक्सेन सबसे पहले आता है हेक्सेन। अब हेक्सेन के बाद क्या आएगा इसमें, डाइक्लोरोमीथेन। अब हेक्सेन के बाद डाइक्लोरोमीथेन है, तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वो वाला सही है। तो इसका मतलब क्या है, हेक्सेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब इसके बाद बी हमारा क्या है, ब्यूटेनॉल। इसके बाद डी इथाइल एसीटेट और लास्ट में क्या अपना जाता है, एसिटोनाइट्राइल। ये वाले सीक्वेंस देखो हर किसी को नहीं पता होते। मैं भी लिटरली बताऊं, मैं अगर ये एग्जाम देता तो ये वाला सीक्वेंस मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि हर किसी की फील्ड में एक्सपर्टीज अलग अलग टाइप की होती है। मेरी क्या है, मैं बायोलॉजी से हूँ, मेनली मेरी बायोलॉजी बैलिस्टिक इनमें है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी टॉक्सिकोलॉजी के मैं थोड़ा सा रह जाता हूँ। तो ये टॉक्सिकोलॉजी वाले जितने भी पार्ट आते हैं,
तो इसमें थोड़ा सा आप रह सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन आपको क्या है, मैक्सिमम आंसर सही करने हैं, आपको हर क्वेश्चन सही नहीं करना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है और उसी पे फोकस करना है जो कि आपको नंबर दिला सके। क्योंकि आपको क्या चाहिए, 300 नंबर का एग्जाम होता है, आपके लगभग 200 220 तो आने चाहिए ना। तो हमारे पास एक एवरेज रहता है कि मतलब हम 30 क्वेश्चन तो गलत कर सकते हैं, तो उसके बाद आप देखो कि सही आंसर आप कितने कर रहे हो। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ शॉटगन पैलेट। ये ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो मतलब सीक्वेंस रेंज बतानी है कि मतलब कौन सी गन से चलेगी, अगर रेंज बुलेट चलेगी तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगी, फिर उससे कम कौन ट्रेवल करेगी। तो हमारे पास ये सारी शॉटगन रेंज की शॉटगन की वो है, सारे के सारे टाइप 12 बोर है, 12 बोर, 16 बोर, 20 बोर या फिर 0.410 शॉटगन पैलेट। तो अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या आता है, जो जितना छोटा बोर का नंबर होता है ना उतनी ही बड़ा उसका डायमीटर होता है, ठीक है। और जितना बड़ा ये रहेगा ना उतनी ही रेंज उसकी ज्यादा होगी, मतलब जितना छोटा ये नंबर होगा उतनी उसकी ज्यादा रेंज होगी, सिंपल सी बात ये है। तो डी की क्या है, 12 बोर है तो 16 बोर है, 20 बोर, ये अरेंज्ड ही है ऑलरेडी। तो इसको क्या है, डी सी बी ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ, डी सी बी ए। मतलब 12 बोर की गन से सबसे ज्यादा रेंज आएगी, फिर 16 बोर की कम आएगी, 20 की कम आएगी और 0.410 की उससे भी कम आएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो कि है 106। इन द साइबर वर्ल्ड द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स टू फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज क्या रहेगा। मतलब साइबर वर्ल्ड के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है उसका सीक्वेंस क्या है। एन्यूमरेटिंग डिवाइसेस क्या होता है, मतलब कि आप क्या करते हो, डिवाइस को चेक करते हो कि उससे कितने सारे जो डिवाइसेस है, हार्डवेयर है वो कनेक्टेड है, वो होता है एन्यूमरेटिंग डिवाइसेस। एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस मतलब उसको एक तरीके से आपको अंदर घुस जाना उसके अंदर। एक्वायरिंग टारगेट, टारगेट को एक्वायर करना। पैरामीटर टेस्टिंग, जो हम टेस्टिंग करते हैं। एग्जीक्यूट एंड इम्प्लांट, एग्जीक्यूट एंड इम्प्लांट तो देखो सबसे लास्ट में आएगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पैरामीटर टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे बेसिक सी। तो डी सबसे पहले आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डी अगर सबसे पहले आ रहा है तो इसमें देखो पूरे सीक्वेंस में डी सिर्फ पहले आ रहा है, तो प्राइमरी टेस्टिंग पैरीमीटर जो टेस्टिंग होती है वो सबसे पहले की जाती है। तो डी के हिसाब से हमारा क्या सीक्वेंस हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सीक्वेंस भी देख लेते हैं, पैरामीटर टेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद एन्यूमरेटिंग डिवाइसेस, ये चेक करेंगे कि भाई हम कितने कनेक्टेड है हार्डवेयर उससे। उसके बाद क्या करेंगे, टारगेट को हम एक्वायर करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना प्लान हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होता है एक साइबर के अंदर। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है 107, स्टेप्स फॉर कास्टिंग अ फुटप्रिंट ऑन अ सोइल। ये क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है इसका आंसर भी। अब स्टेप्स क्या है फुटप्रिंट के, तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बाउंड्री लगाते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। सेट बाउंड्री अराउंड द इंप्रेशन बाय द फ्रेम, उसके बाद ही बाकी सारे काम होते हैं। अब ये देखो सी हमें पता चल गया कि सबसे पहले आएगा, और इसमें देखो सी सिर्फ एक में आ रहा है, ऑप्शन 2 के अंदर। तो सिंपल सी बात है, बिना सोचे समझे इसका ये आंसर है। कई बार तो हमें आंसर सोचने की भी जरूरत नहीं होती, एक का पता है ना, अगर वो पहले पे आ रहा है तो मतलब सारे आंसर सही हो जाएंगे अपने। अब देखो इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्या है, सेट बाउंड्री, पहले बाउंड्री लगाएंगे, उसके बाद बी सोलिडिफाई करेंगे सोयल को, उसके बाद ए ऐड वाटर टू द डेंटल पेस्ट या फिर पीओपी के अंदर हम पानी मिला देंगे, उसके बाद ई के अंदर क्या करेंगे, लेबल द वेट प्लास्ट, लेबल कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सॉरी डी करेंगे सबसे पहले, अलाउ वेट प्लास्टर टू ड्राई, उसको ड्राई होने देंगे, लास्ट में हम ई करेंगे, उसको लेबल कर देंगे। थोड़ा सा मैं भी चल गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सीक्वेंस 2 रहेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर। अब कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बेसिक सी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आप इमेज को एक्वायर करते हो, है ना। अब इसमें क्या फीचर एक्सट्रैक्शन है, नॉइज रिमूवल है, जनरेशन लाइक्लीहुड रेशो है, इमेज एक्विजिशन है, फीचर कंपैरिजन है। जब तक आपके पास इमेज ही नहीं होगी आप उसको कंपेयर कैसे करोगे। तो डी आएगा सबसे पहले। तो अब देखो इसमें दो में डी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले में बी दे रखा है या तो ई होगा। अब सिंपल सी बात है, ये हमने पता चल गया डी सबसे पहले आएगा। अब या तो बी होगा या तो ई होगा, अब चेक कर लेते हैं, या तो नॉइस रिमूवल होगा या फीचर कंपैरिजन होगा। अब फीचर कंपैरिजन तो बाद में करोगे ना, पहले तो नॉइस ही रिमूव करोगे, उसके अंदर कोई गलतियां तो नहीं है, मतलब कोई क्लीन ही करोगे उस पेज को। तो बी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। अब क्या है इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या इमेज एक्वायर करेंगे, बी नॉइस को रिमूव करेंगे, ए फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ई फीचर को कंपेयर करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सी जनरेशन ऑफ लाइक्लीहुड रेशो, कितना कंपेरेबल है वो हम बताएंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो कि है 109। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाउस फ्लाई ऑन अ डेड बॉडी। अब प्यूपा है, एग लेइंग है, लार्वे है, मैगोट्स और एंटोमोलॉजी। बाय द वे एंटोमोलॉजी के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा यार, खुद ही बताओ। अंडे आएंगे, अंडे से क्या बनेगा,
लार्वा बनेगा, लार्वे से क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, तो बी सी ए लास्ट में क्या बन जाएगी, एडल्ट फ्लाई, तो बी सी ए डी इसका सिंपल सा वो हो जाएगा, बी सी ए डी क्या है, ऑप्शन 3 अपना। ये अपना सीक्वेंस हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ आंसर तो बहुत आसान होंगे, कुछ आंसर डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि उनको तो बच्चों को फेल करना, पास थोड़ी ना करना। उनकी तरफ से अगर हम उनके नजरिए से देखें तो उनको तो बच्चों को मैक्सिमम लेवल पे गिराना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम लेवल पे पास होना है। तो आपको जितने ज्यादा आते हो उतना बढ़िया है। सीक्वेंस ऑफ गुड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ये तो बहुत सिंपल होना चाहिए हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो मैं क्या बोलते हैं, चेकिंग द सील, रिपोर्टिंग, साइंटिफिक एग्जामिनेशन, एक्सपेरिमेंट ऑफ लो, रिसीविंग द सैंपल। सबसे पहले तो हम सैंपल को रिसीव ही करेंगे, तो ई सबसे पहला पार्ट आएगा। तो ई इसमें किस में आ रहा है, सबसे पहले इसमें आ रहा है, तो अपना आंसर बिना सोचे समझे ये है, आप पढ़ भी सकते हो। तो रिसीविंग ऑफ सैंपल सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सील चेक करेंगे ए, उसके बाद सी साइंटिफिक एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद बी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, और लास्ट में क्या है, एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टेड लो, कोर्ट ऑफ लो, कोर्ट में जाके हम अपनी गवाही देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 111, द करेक्ट सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बाय द वे स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने सारे मतलब वो बता ही रखे हैं कि मतलब कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या अपने पास सोर्स है, सोर्टिंग ऑफ आयंस है, आयोनाइजेशन है, डिटेक्शन ऑफ आयंस है, मास स्पेक्ट्रम है। मास स्पेक्ट्रम तो देखो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ई देखो सबसे लास्ट में दे रखा है, सोर्स सबसे पहले आएगा, ए भी सबसे पहले दे रखा है, बाकी बीच का खेला रह गया, ठीक है। सोर्स सबसे पहले आएगा, सोर्स के बाद क्या आता है, आयोनाइजेशन आता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंपल होता है उसको आयोनाइज कर देते हैं। तो ए के बाद क्या आएगा, सी। अब ए के बाद सी किस में आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, आयोनाइजेशन के बाद हम सोर्टिंग ऑफ आयंस करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको घुमाते हैं, सोर्टिंग ऑफ आयंस करते हैं, तो बी। तो ए सी बी। अब ए सी बी का सीक्वेंस क्या आ रहा है अपना, ये थर्ड ऑप्शन में आंसर आ रहा है, ए सी बी। अब डी क्या आता है, डिटेक्शन ऑफ आयन, और लास्ट में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि 112, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क इवेंट ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। अब ये क्या है, हिस्ट्री है, आपको पता होगी, वेल एंड गुड, नहीं पता हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या आई थी, लॉन्चिंग ऑफ, अब देख लो, ये पढ़ सकते हो आप, डेक्लेरेशन ऑफ यूरोपियन कोलोकाई, लॉन्चिंग ऑफ YSTR, लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट STR किट, और लॉन्चिंग ऑफ XXTR। देखो XSTR तो हमारा सबसे लास्ट में आया था, ये तो चीज ध्यान रखना। तो YSTR उससे जस्ट पहले आया था। तो पहले सबसे पहले क्या आया था, STR किट आई थी, लॉन्चिंग ऑफ STR किट, तो C सबसे पहले आया था, ठीक है। अब C 2 के अंदर है, 2 और 4 के अंदर। उसके बाद क्या आया था, C के बाद या तो A है, इसका मतलब देखो दोनों में A है, तो अगला मतलब स्टेप क्या था, A ही है। तो अगर आपने पता कर लिया कि STR किट सबसे पहले आई थी, तो अगला आंसर आपको पता चल गया। C के बाद क्या आ रहा है, A डेक्लेरेशन ऑफ यूरोपियन लोकाई। उसके बाद क्या आता है, हमें पता YSTR उससे पहले ही आया है, तो B। तो क्या आ जाएगा, CAB का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CABD। ये हमारा सीक्वेंस सही बैठ जाता है। अब इसके बाद 112 के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, स्टेप्स ऑफ कलर टेस्ट ऑफ DDT, ठीक है। DDT एक बड़ी फुल फॉर्म है, मैं आप यहाँ पे लिख दूंगा, इसकी फुल फॉर्म लिख दूंगा यहाँ पे। तो अब इसके बाद इसका स्टेप्स देख लेते हैं। एड 5 ml ऑफ क्लोरोबेंजीन, टॉक्सिकोलॉजी का टेस्ट होता है बेसिकली। रेड टू डीप कलर तो देखो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये सी तो देखो सबसे लास्ट में ही आएगा। वोम फिल्टर पेपर, एक्सट्रैक्ट रेजिड्यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेजिड्यू ही तो एक्सट्रैक्ट करोगे, सबसे पहला बेसिक काम तो यही है। अब इसमें खुद देखो, आप DBE में सबसे पहले में सिर्फ एक में ही आ रहा है, ये ई सबसे पहले में 3 में आ रहा है सिर्फ। तो एक्सट्रैक्ट रेजिड्यू किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें। तो इसका चुपचाप आंसर करके सही कर देना भाई, यही आंसर है इसका, क्योंकि रेजिड्यू ही हम किसी भी टेस्ट के लिए मोस्टली हम रेजिड्यू को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ई के बाद इसमें क्या दे रखा है, ए, फिर उसमें क्लोरोबेंजीन डाल लेंगे, फिर उसके बाद दे रखा है डी, फिल्टर पेपर को वॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है बी, एड 0.1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड करेंगे, फिर सी, लास्ट में क्या करेंगे, कलर हम देख लेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है हर चीज डिफिकल्ट है इसके अंदर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशन ऑफ फायर आर्म मैकेनिज्म, ये तो हिस्ट्री की बात है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, मुझे तो हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है बैलिस्टिक की, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मैच लॉक क्या है, सबसे पहले आया था, व्हील लॉक उसके बाद आया था, उसके बाद ट्रू फ्लिंट लॉक आया था, उसके बाद परकर्जन गैप आई थी, और लास्ट में अपने पास स्पिन फायर सिस्टम आया था। तो ये सीक्वेंस आप देख लो यहाँ पे किस में बैठ रहा है। सबसे पहले आया था DEA, उसके बाद DEAB वाला सीक्वेंस देख लो, तो ये आंसर जो हमारा सही है बिल्कुल, ऑप्शन 3। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पीकर आइडेंटिफिकेशन इन स्पेक्ट्रोग्राफिक अप्रोचेस। अब स्पीकर आइडेंटिफिकेशन का करेक्ट सीक्वेंस देखना है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेसिमेन, सेग्रीगेशन ऑफ वॉइस, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लूवर्ड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस, ओपिनियन और रिपोर्ट राइटिंग। अब ये देखो प्रैक्टिकली मैंने
क्या बोलते हैं स्पीकर आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, प्रैक्टिकली कर रखा है लैब के अंदर। तो इसका तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करते हैं स्पेसिमेन को, उसके बाद क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं वॉइस को। अब वॉइस को सेग्रीगेट करेंगे, ए बी देख लो किस में आ रहा है। अब दो के अंदर ए बी आ रहा है तो ऊपर वाली ऑप्शन में से कोई ना कोई सही होगा। लास्ट अगला स्टेप देख लेते हैं, सी, या तो सी होगा या डी होगा। सी क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड या फिर स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस। तो हम अगला वर्ड काम क्या करते हैं, सी ही करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड्स। अब फिर फ्लूइड्स को उनको बुलवाते हैं बार बार रिपीट करवा के, ताकि हम फ्रीक्वेंसी और पिच को मैच कर सकें। तो ए बी सी डी और ई डायरेक्ट सीक्वेंस पूरा का पूरा बन रहा है, ए बी सी डी ई। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असेंशियल फैक्टर फॉर एथिकल प्रैक्टिस इन फोरेंसिक साइंसेज, इन्फ्लुएंस, इंटीग्रिटी, पार्शियलिटी, कॉम्पिटेंस और इंटरफेरेंस। अब इनमें से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक साइंस के लिए? एक तो इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटेंस, पार्शियलिटी नहीं कर सकते हम, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस, बी एंड डी ओनली। तो बी एंड डी ओनली का आंसर हमारा सर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 117वां जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन एक्सपोज टू न्यूट्रॉन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम अ सिंगल आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू। बेसिकली एनएमआर की बात कर रहा है। जब न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं तो उसमें सब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमें बताना है। नंबर ऑफ टेबल टारगेट एटम के, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एवरेज फ्लक्स डेंसिटी के, इसके भी प्रोपोर्शनल होती है। कैप्चर क्रॉस सेक्शन के, कितनी ज्यादा एरिया जितने पे पड़ेगा उतने ज्यादा न्यूट्रॉन निकलेंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। फिर एलिमेंट फ्रॉम विच न्यूट्रॉन हैज बीन ओरिजिनेटेड। अब चाहे किसी भी एलिमेंट से निकले, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ही रहेगा ना, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, बाकी सारे हैं ए बी सी। तो ए बी सी किस में आ रहे हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डर्मिसाइडिन। ये क्या, एक प्रोटीन होता है एक टाइप का जो कि हमारे स्वेट में पाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ लिख रखा है, डर्मिसाइडिन इज एनकोडेड बाय डीसीडी जीन, बिल्कुल सही है। डर्मिसाइडिन इज अ पोटेंशियल बायोमार्कर ऑफ ह्यूमन स्वेट, मैंने बता दिया स्वेट से ही निकलता है, तो ए और बी तो होंगे ही होंगे। इसके बाद स्पेसिफिकली एक्सप्रेस इन एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ डर्मिडिन इज परफॉर्म बाय एलाइजा। अब पहली बात तो ये एपोक्राइन ग्लैंड से नहीं होता, ये एक्राइन ग्लैंड से होता है, तो सी वाला तो नहीं हो सकता। तो ए बी एंड डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केमिकली कोकेन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो कोकेन का मैं आपको बता दूं, इकोगोनाइन याद रख लो कोकेन से। जब भी आपको कोकेन मन में आए तो इकोगोनाइन याद कर लो, जिस भी नाम में अब इकोगोनाइन आ जाए वो नाम उसको हो जाएगा। अब हम इसका नाम बताना है, बेंजाइल मिथाइल कीटोक्सामाइन 1 मिथाइल 1 2 फिनाइल फिनाइलराइडाइन, उसके बाद इकोगोनाइन मिथाइल एस्टर बेंजोएट और बेंजाइल मिथाइल इकोगोनाइन। अब इकोगोनाइन 2 में आ रहा है, सी एंड डी में, तो कोकेन से इसी को हम रिलेट करते हैं, तो सी एंड डी इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ना कुछ ट्रिक्स भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई कैसे उसको याद कर सकते हैं। अब ये बताना है, जीएसआर के टेस्ट हैं, तो इनमें से स्पोर्ट टेस्ट बताने हैं कौन कौन से। अगर आपको बैलिस्टिक पसंद है ना तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वोकर टेस्ट होता है, ग्रीस टेस्ट होता है और अपना मार्शल टेस्ट होता है। तो तीनों के तीनों ही होते हैं। हैरिसन एंड ग्लोरी टेस्ट नहीं होता हमारा स्पोर्ट टेस्ट, वो एक कलर टेस्ट है। तो हमारा जो मेन टेस्ट आता है वो 3 टेस्ट आते हैं, वोकर, ग्रीस और मार्शल। तो एबीसी, तो एबीसी मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद 121वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द 2 मेन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्सप्लोजिव। मैंने एक्सप्लोजिव के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 2 प्राइमरी एग्जांपल एक्सप्लोजिव के एग्जांपल बताने, एक तो लेड एजाइड होता है, एक मरकरी फुल्मिनेट होता है। सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो सी एंड डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ये देखो नॉलेज के ऊपर बात, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुक्के जरूर मार के आना। कोई भी आंसर आपको खाली नहीं छोड़ के आना। क्या तुक्का, क्या पता लग भी जाए, आपके नंबर निकल जाए, क्या पता आप 1-2 नंबर से पास भी हो जाओ। तो तुक्के मारने आने चाहिए। द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन हेयर विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो हम ड्रग लेते हैं वो हेयर में जाके एम्बेड हो जाता है बाद में। अब वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? इवर्जन फैक्टर पे, एचआरपी टीएमपी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके ऊपर, ऑक्सीफेरलमिन कंसंट्रेशन ऑफ हेयर पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ हेयर पे, या फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर पे। तो देखो इनमें से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज पे काम करता है अपना जो ड्रग का है, वो एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ हेयर पे डिपेंड करेगा और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर डी एंड ई है। तो डी एंड ई कौन सा है? 4th ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के आपको पता होंगे 2 टाइप्स होते हैं, एक तो अपना बिहेवियरल होता है और दूसरा क्या बोलते हैं, एक तो अपना बिहेवियरल होता है और दूसरा अपना फिजियोलॉजिकल होता है। तो अब इसमें कौन कौन सा आता है? वॉइस जो होता है वो हमारा बिहेवियर होता है, हमारी वॉइस बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, गुस्से में अलग हो जाती है, प्यार में अलग हो जाती है। की स्ट्रोक डायनामिक, जैसे हम कीवर्ड पे टाइप करते हैं वो हमारा
क्या मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब अच्छा जल्दी टाइप करते हैं, जब अच्छा नहीं होता तो बड़े तेज तेज भी दबा देते हैं गुस्से में, वो डिपेंड करता है। तो वो बिहेवियरल है। तो वॉइस एंड की स्ट्रोक अपना आंसर सही है, ए यानी कि बी और सी। बी और सी क्या, ऑप्शन 2। अब इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रोस डिफरेंसेस इन राइट। अब ये क्या है, टर्मिनोलॉजीज है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर। जो ग्रोस डिफरेंस होता है राइटिंग के अंदर दो इंडिविजुअल की, उसको क्या क्या बोला जाता है। तो देखो, इसको पढ़ने की आपको सारी टर्म्स आप पढ़ सकते हो। डाइवर्जेंस क्या होते हैं, डिस्पैरिटी, ल्यूसिव डिफरेंस। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ इसका। एक तो ल्यूसिड डिफरेंस बोलते हैं और दूसरा उसको डिस्पैरिटी बोलते हैं। तो इन दोनों को आप गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। तो अब देख लेना ऑप्शन क्या है इसका, ए और सी आंसर होता है, ए और सी, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम 2 इंपॉर्टेंट कैविटीज विच आर इन्वॉल्वड इन वॉइस प्रोडक्शन इन ह्यूमन। बोलने में कौन कौन सी कैविटी यूज होती है। ऑर्बिटल कैविटी नहीं, फेरेंजियल स्पेस हाँ, क्योंकि फेलेंग्स से ही तो आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है। पायलोरिक कैविटी नहीं, बक्कल कैविटी यस, आपके माउथ का भी बहुत यूज होता है। तो फेरेंजियल स्पेस और बक्कल कैविटी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो बी एंड डी क्या, और ऑप्शन 3, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला आंसर भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको साइंटिस्ट और उनके बारे में बताना कि कौन किस किस का फादर है, कौन सी फील्ड का। फिंगरप्रिंट का कौन है, फ्रांसिस गैल्टन है। डॉक्यूमेंट का कौन है, एल्बर्टो ओसबोर्न है। टॉक्सिकोलॉजी का कौन है, मैथ्यू ऑर्फिला है। बैलिस्टिक का कौन है, कैल्विन गोडार्ड। अब आप देख लेना इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये तो बेसिक सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो हमारे फील्ड में इंपॉर्टेंट हमारे मेंबर्स हैं उनके ऊपर वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला हम देख लेते हैं, अब इंस्ट्रूमेंटेशन के पूछ रखे हैं कि और उनके यहाँ पे दे रखे हैं कि क्या क्या एप्लीकेबल होंगे इनमें से। तो फ्लेम आयनाइजेशन दे रखा है, डिटेक्टर है। थर्मल कंडक्टिविटी भी एक डिटेक्टर है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पूछ रखा है और आयनाइजेशन के बारे में पूछ रखा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, अपना एक यूनिवर्सल डिटेक्टर होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो बी का तो 3 होगा हमेशा। देखो 3 किस में दे रखे हैं, तीनों में दे रखे हैं, तो बी का 3 कंफर्म है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, यूनिवर्सल डिटेक्टर है। अब जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है वो हम यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अगर आपको ये भी नहीं पता हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, वो किसके लिए है, सब स्पीशीज के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से ट्यून कर सकते हैं इसको। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा 1। तो सी का हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। ए का हमारा क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोकार्बन्स हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी बी किसका हो गया, हमारा 3 का हो गया। तो B3A2C1, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 127 का एकदम सही हो जाएगा। अब फोटो आयनाइजेशन क्या है यार, फोटो ठीक है, कंपाउंड आयनाइज्ड बाय यूवी रेडिएशन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, ये तो टर्म से ही समझ आ जाता है काफी सारी चीजें। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे जीन्स दे रखे हैं, कुछ मार्कर्स दे रखे हैं और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, बॉडी फ्लूइड्स दे रखी है। इनको कंपेयर करना है कौन किसका है। तो HbA तो हमेशा याद रखना ब्लड का होता है, तो ए हमेशा 3 का रहेगा। तो A3 किस किस का है, एक तो 2 का हो सकता है या तो 4 का हो सकता है। अब बी का 1 देखते हैं। MUC7 जीन किसके लिए होता है, सलाइवा के लिए होता है। तो हमें पता चल गया ए किसके लिए है, ब्लड के लिए है। MUC7 जीन किसके लिए है, सलाइवा के लिए है। तो ए के लिए क्या है, 3 है। बी के लिए क्या है, 1 है। तो ए का 3, बी का 1, तो सी का 4, डी का 2। तो हमारे 128 का आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन 2 हमारे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्या बोलते हैं, सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो TGM है वो किसका आता है, सीमन का है। और MMP7 किसका है, मेंस्ट्रुअल ब्लड का है। MMP ऐसे भी याद रख सकते हो, मेंस्ट्रुअल ब्लड MMP। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 129वां क्वेश्चन जो होता है हमारा, विच ऑफ द कलर चेंजेस म्यूकस मेम्ब्रेन विद पॉसिबल पॉइजनिंग। टाइप ऑफ पॉइजनिंग दे रखी है यहाँ पे और आपको यहाँ पे कलर दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा किससे होता है। तो अब देखो, आपको वैसे भी पता होना चाहिए जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर क्या होता है और फेरस सल्फेट होता है उसका क्या कलर होता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, सी का तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब सी का 2 किसके अंदर है, 2 के अंदर आ जाता है। अब ग्रीन किसका होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है, ठीक है। आपको हर चीज जरूरी नहीं है पता, वैसे तो पता होनी चाहिए। चेरी रेड कलर किसके अंदर आता है, CO के अंदर आता है। अब जो ब्लू बच गया, येलो बच गया, वो किसके अंदर आता है, HNO3 के अंदर आता है। तो अब आप इनमें से आंसर देख लेना कि कौन सा आंसर होता है। तो सिंपल सा है इसका आंसर, जो ग्रीन होता है, ग्रीन का A का 4 है। A का 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अब देख लो, आपने अगर ये पता कर लिया होता ना कि भाई ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट का होता है, तो आपका सारा आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो एक कलर भी पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइफलिंग के टाइप्स होते हैं सारे, हुक कटर, ब्रोच, बटन, हैमर। हुक कटर में क्या होता है, एक हुक होता है उससे नोचते हैं हम अंदर से बैरल। ब्रोच में क्या होता है, एक रोड सी होती है जिसको ब्रोच बोला जाता है। बटन में
एक मेरे ख्याल से रोड होती है, उसके ऊपर ही एंग्रेविंग होती है, लैंड एंड ग्रूव्स बने होते हैं। हैमर में क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर के साथ उसको कंप्रेस करते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप की होती है, आप जाके चेक पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर सीधा ही बता देता हूँ, काफ़ी लंबा है, वो बोलने में टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो हुक कटर राइफलिंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टायरेशन मार्क होते हैं जो कि हम इसमें करते हैं। इसका आंसर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन 4। अब ए का तो 4 है, देखो जो हुक कटर राइफलिंग होती है उसका लॉन्गिट्यूडिनल स्टायरेशन ग्रूव सिमिलरली बिटवीन माइक्रो स्ट्रिंग अक्रॉस ग्रूव। अब बी का क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, जो ब्रोच राइफलिंग है लॉन्गिट्यूडिनल स्टायरेशन ऑन लैंड एंड ग्रूव्स। अब इसके बाद सी का 3 बटन राइफलिंग होती है, सर्कुलर मार्क्स ऑन लैंड एंड ग्रूव्स। हैमर क्या है, आउटसाइड सरफेस पे हमें इंडिकेशन मिलते हैं स्पाइरल के, क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर पे होता है, बहुत एडवांस टेक्निक है बटन राइफलिंग की। तो ये आपको पढ़ लेना, जाके चेक कर लेना इसको। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सारे के सारे हमारे पास एक्सप्लोजिव दे रखे हैं और यहाँ पे फॉर्मूले दे रखे हैं। तो ये तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर बता दोगे, वरना आपका रह जाएगा, फिर तो तुक्के मारने की बात हो जाती है। तो तुक्के मारने में भी अब सिंपल सी बात है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट है। ए का तो 4 है, तो जो ईडीजीएन है हमारा, ईडीजीएन का क्या आता है अपना, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो उसके बाद बी जो आरडीएक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, C3H9 C3H6N6O6। आप पढ़ लेना, मतलब इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है भाई, देखो हर चीज समझाई नहीं जाती, ये समझाने की चीज है ही नहीं, ये चीज रट्टे की है। अगर आप रट्टा मार सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं मार सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद कॉमन फ्लैशर बॉक्सेस यूज्ड इन मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक, ठीक है। मोबाइल फोरेंसिक डिवाइसेस में कौन से जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं इन कंपनियों के मोबाइल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेरे को पता है कि जो NS Pro है वो सैमसंग के लिए यूज किया जाता है, तो ए का क्या है, फर्स्ट। तो अब मैंने देख लिया कि ए का फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो मतलब क्या, जो NS Pro है वो सैमसंग का हो जाएगा। बी का क्या है, जो ये माइक्रोसॉफ्ट टूल बॉक्स है वो हमारा LG के लिए हो जाएगा। IP बॉक्स हमेशा उसके लिए एप्पल के लिए यूज होता है, तो iOS के लिए हो जाएगा। इन्फिनिटी बॉक्स बच गया वो हमारे लिए MTK ZTK और QI के लिए। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, ये कुछ टर्म्स दे रखी है और ये उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये तो बहुत सिंपल सा है यार। पोरोस्कोपी क्या है, स्टडी ऑफ पोर। डेक्टिलोस्कोपी क्या है, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। चिलोस्कोपी क्या है, स्टडी ऑफ लिप प्रिंट। पैलियोनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। और हाँ, इन सब के ऊपर है ना, क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि पोरोस्कोपी और चिलोस्कोपी के ऊपर नहीं बना रखी अभी तक। पैलियोंटोलॉजी पे भी मैंने अभी तक नहीं बना रखी, पर मैं बना दूंगा धीरे धीरे करके। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब ये क्या है, गटर, बस्टोफेडोन, सीरियो, कोडिसिल, ये सब क्या है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आती है सारी की सारी टर्म, और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आपको पता है वेल एंड गुड, वरना ये पढ़ लेना क्योंकि आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गटर क्या होता है, इसकी जो मतलब होता है स्पेस बिटवीन प्रिंटेड कॉलम ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जो प्रिंटेड कॉलम होते हैं उनके टेक्स्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको गटर बोला जाता है। अब ये बोटोफिडोन क्या होता है, राइटिंग इन विच ऑल्टरनेटिव लाइंस आर रिटन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक सीधी लिखी जाएगी एक उल्टी लिखी जाएगी। तो ए का क्या हो जाएगा, 4। बी का क्या हो जाएगा, 1। ए का 4, बी का 1, ऑप्शन 4 अपना सही हो जाएगा। तो सीरियो क्या है, एक हमारी यूनिट होती है मेजरमेंट की, और जो कोडिसिल होती है एक सप्लीमेंट ऑफ विल होता है। तो ये आप पढ़ लेना इस चीज को, क्योंकि इसको छोड़ के मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन दे रखी है और यहाँ पे कुछ उनके पार्ट दे रखे हैं, तो आपको कंपेयर करना है कौन सा किसका पार्ट है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, पंप यूज होता है क्योंकि हाई प्रेशर देना है। तो ए का तो 2 होगा। ए का 2 किस किस में है, इन दोनों में है। AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाय द वे, क्या बोलते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, TLC पे भी। और क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने AAS के बारे में बता रखा है, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। तो AAS के अंदर क्या होता है, एटोमाइजर होता है जो कि आयनाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 4। तो ए का फर्स्ट, ए का 2, बी का 4, तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, 4th वाला। तो अब क्या है, अगला क्या आता है, CZE, इसका क्या आ जाएगा अपना 3, जीटा पोटेंशियल। अब इसके बाद HPTLC का क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा, प्लेनर सरफेस। अगर आपको CZE ना भी पता हो ना, बाकी सारों से आप कंपेयर करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, मतलब टाइप्स दे रखे हैं, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ एंटीजेंस दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन से के अंदर कितने नंबर ऑफ एंटीजेंस होते हैं। तो RH के अंदर मुझे पता है 49 होते हैं, तो बी का तो 2 ही होगा। तो बी का 2 किस किस में है, इसमें है। अब ए का पता चल गया, बी का 2 है तो ए का 3 इसने बता दिया कि भाई ए का 3 है। तो कैल के अंदर कितने होंगे, 38 होंगे। अब बच गया डफी के अंदर मुझे पता है कि 6 होते हैं।
तो डी का क्या हो जाएगा 1। तो अब D1 किस में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो बच गया नॉब्स, इसके अंदर कितने बच गए अपने पास, 8 बच गए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 137वां क्वेश्चन। अब कोबाल्ट थायोनाइजेशन, यहाँ पे कलर टेस्ट दे रखे हैं और यहाँ पे टारगेट ड्रग्स दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें कंपेयर करके कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। अब आपको पता चल गया यहाँ देखते ही ऑप्शन कि भाई ए का तो 2 दे रखा है सब में, तो इसका मतलब ए का कंफर्म 2 के साथ होगा। तो मतलब जो है कोबाल्ट थायोसाइनेट है वो कोकेन का टेस्ट है, तो एक तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब जो वैनर टेस्ट है मुझे पता है ये LSD के लिए होता है, तो ठीक है बी का हो जाएगा 3। तो ए का 2 है, बी का 3 किस में आ रहा है, इसमें, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसी फिर सी का 4 हो जाएगा। मार्कस टेस्ट जो है एसिटाइल कोडीन के लिए होता है, और जिम्मरमैन टेस्ट हमेशा याद रखना बेंजाडाइजेपिन के लिए होता है। तो चलो अब हमें 138 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखी है और यहाँ पे उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है और आपको मैच करनी है कि कौन सी किसकी है। तो जीरो ऑफ अ वेपन, पॉइंट ब्लैंक रेंज, एक्सट्रीम रेंज और रेंज। अब इसमें क्या है, जो रेंज क्या होती है आप पहले पढ़ के देख लेते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ लाइन, तो ये क्या हमारे लिए रेंज है। डिस्टेंस मतलब जब हम गोली चलाते हैं तो उसके अलोंग द एम उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। एक्सट्रीम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज के लिए एक्सट्रीम एंगल, एक एंगल हमें एंगल पे चलानी पड़ती है, तो एंगल वाला हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में आ रहा है। तो रेंज एट विच सेटिंग विल कोज बुलेट स्ट्राइक द एम पॉइंट, ऑप्टिमम एंगल, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये जो एक्सट्रीम वाली हो जाएगी उस पे पॉइंट पे आ जाएगी। तो मतलब जो सी का है 2 हो जाएगा, रेंज का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट, सी का 2। अब डी का फर्स्ट है, सी का 2 हो गया, यहाँ पे इन दोनों के अंदर अब केस पे आ गया हम। इसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज, पॉइंट ब्लैंक रेंज आप सबको पता है जहाँ से बचना बहुत मुश्किल होता है। रेंज एट विच साइड सेटिंग विल कोज बुलेट टू स्ट्राइक द एम पॉइंट, नहीं। रेंज ओवर द ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट सो फ्लैट दैट नो अलायंस फॉर प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ नेसेसरी टू अलाउ बुलेट ड्रॉप। तो मतलब बुलेट ड्रॉप ही नहीं होगी। पॉइंट ब्लैंक पे अगर कोई मार रहा है कोई किसी को गोली, तो वहां पे चांसेस ही नहीं है कि बुलेट ड्रॉप कर जाए। तो जो पॉइंट ब्लैंक का बी का क्या हो जाएगा आंसर, 4th हो जाएगा। तो अब इसमें से बी का 4th क्या आ रहा है, ये वाला ऑप्शन 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखो टाइप ऑफ वॉवल्स दे रखे हैं, मतलब यार इनका मेरे को लगता नहीं इसका कोई सर पैर है इस क्वेश्चन का यूजीसी नेट के अंदर, पर पूछा गया है और इसका आंसर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बड़ा ही अजीब सा है। तो यार देखो इसमें वोवल्स का काम मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसमें क्या है क्या नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इसका आंसर है 3। ए का तो 3 आता है, जो फ्रंट वोवल्स है उसका क्या आता है, सेकंड फोरेंट इज हाई। अब इसके बाद बी का आता है 4, जो ब्लैक बैक वोवल्स होते हैं उसका क्या आता है, सेकंड फोरेंट इज लो। सी का आता है फर्स्ट, लो वोवल्स फर्स्ट फॉर्मेट इज हाई, और जो हाई वोवल्स बच गया फर्स्ट फॉर्मेट इज लो। ये अब देख लो, ये मेरे को समझ ही नहीं आया यार, ये क्वेश्चन क्यों ही डाल रखा है यार इसके अंदर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं और यहाँ पे उसके कुछ टेस्ट दे रखे हैं। तो आपको कंपेयर करना है कि कौन सा किसका है। तो ड्राउनिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, लाइव बर्थ के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, और डेथ के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो अभी मैं इसको आंसर आपको बता देता हूँ। तो जो क्या बोलते हैं इंट्रायूट्राइन एज होती है, उसके लिए इंट्रायूट्राइन एज जो होती है वो फिटस के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब उसकी एज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसका आंसर के उसको टेस्ट करने के लिए क्या होती है, हैसे टेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ए का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर आपने ये पता कर लिया होता तो ये क्या बोलते हैं आंसर आपको पता चल जाता कि भाई ये आंसर सही है, क्योंकि ए का 4 और किसी में भी नहीं है। तो ठीक है, ड्राउनिंग का क्या हो जाएगा, ड्राउनिंग का हमारे पास हो जाएगा 2। तो ड्राउनिंग का हमारा 2 हो जाएगा, कैटलर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद C1 लाइव बर्थ टेस्ट किसके करते हैं, मैग्नस टेस्ट होता है उसके लिए। और जो डेथ के लिए हमारे पास क्या होता है, सॉरी जो लाइव बर्थ सी का होता है उसका क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होता है, और इसको फ्लोटिंग टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब बच्चे जो लंग्स होती है उसको पानी में फ्लोट करवा के दिखाया जाता है कि भाई बच्चा जो है वो मतलब ब्रीथ कर रहा था, उसको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट बोलते हैं। और डेथ के लिए क्या होता है, मैग्नस टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, फिंगर को धागे से बांध देते हैं, उसमें क्या होता है फिर वहां पे अगर रेड मार्किंग आ गई तो मतलब बंदा जिंदा है, अगर कुछ भी नहीं आया तो मतलब सर्कुलेशन उसका रुक चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखो पैराग्राफ वाले आ गया, आप पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू बेस्ट टूल डाटा रिट्रीवल इन सैंपल, XRY, NCASE, FTK, ऑटोप्सी। अब हर किसी का अपना अलग काम है, लेकिन जो सबसे टॉप का सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या है, वो XRY सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मतलब डाटा रिकवरी के लिए हम XRY का यूज करते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ रो डाटा फ्रॉम मेमोरी चिप्स ऑफ सैंपल ए कैन बी डन यूजिंग कीबलॉगर्स, बग बाउंटी, चिप प्रोग्रामर या फिर मेडुसा बॉक्स। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, इसका आंसर क्या है, चिप प्रोग्रामर है। उसका यूज करके हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रो डाटा कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 143, while analyzing sample A the bootloader code get corrupted and couldn't be started properly and continued to start, कंडीशन इज टर्म्ड एज। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बूट लूप बोला जाता है, जब वो हमारा करप्ट हो जाए और वो बार बार कंटिन्यू टू स्टार्ट दिखाता जाए, बार बार आता है उसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इट वॉज असरटेन्ड दैट द हैकर यूज्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर नेम, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल एंड होस्ट नेम नेटवर्क सर्विस सैंपल बी, द प्रोसेस इज नोन एज। इसको बोला जाता है एन्यूमरेशन। तो 144 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 1। मैंने आपको पहले बताया था कि कितने कनेक्टेड डिवाइसेस है, उसको टेस्ट करने के लिए हम एन्यूमरेशन को यूज करते हैं, ठीक है, अभी बताया था, तो आप ये पढ़ सकते हो इसको। इसके बाद हम 145वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द हैकर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ हैकिंग यूज्ड स्टैंडर्ड मेथड टू कलेक्ट मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल फ्रॉम सैंपल बी कनेक्टेड नेटवर्क, तो द स्टेज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज बेस्ट नोन एज। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का स्टेज जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको फुट प्रिंटिंग बोला जाता है। तो ठीक है, उसके बेसिकली उसके फुट को आप प्रिंट कर रहे हो, मतलब आप उसके फुट के ऊपर चल के आप उसके पीछा कर रहे हो एक तरीके से, उसको फुट प्रिंटिंग बोला जाता है। तो अगला क्या बोलते हैं, तो हिंदी के अंदर भी दे रखा है। अब अगला वो पार्ट देख लेते हैं। लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चन बचते हैं। 146वां क्वेश्चन, आप पैराग्राफ यहाँ पे रीड कर सकते हो, ये वाला पैराग्राफ है, ये आप रीड कर सकते हो क्वेश्चन को, सॉरी वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई इनफ्लेमेबल लिक्विड। यार इसको सोचने की जरूरत ही नहीं, जब भी इनफ्लेमेबल लिक्विड आ गया और आपको टेस्ट पूछा तो GCMS उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, GCMS, बिना सोचे समझे GCMS करके आओ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिंगरप्रिंट फाउंड ऑन मल्टीकलर सरफेस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग क्या बोलते हैं, जेनेटियन वॉलेट मेथड, फ्लोरोसेंट पाउडर मेथड, अमीनो ब्लैक मेथड और गन ब्लू मेथड। इसका सिंपल सा है, फ्लोरोसेंट मेथड से हम इसको यूज करेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, ऑल कटिंग टूल्स रिकवर्ड फ्रॉम क्राइम सीन शुड बी पैक्ड एंड सेंड टू फोरेंसिक लैबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन। अब टूल है, क्या ही एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी टूल मार्क एग्जामिनेशन करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है ये तो यार। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ कंटेनर द फायर डेब्रिज आर पैक्ड। ये आपको पता होना चाहिए, पॉलीथीन बैग में नहीं करते, वुड बॉक्स में नहीं करते, पेपर में नहीं करते, मेटल बॉक्स के अंदर करते हैं, वो भी टाइट लीड के साथ। अब इसके बाद हमारे साथ सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो ये वीडियो यहीं पे थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और जाके लिंक्डइन पे जरूर से फॉलो कर लेना, और वेबसाइट भी मस्ट विजिट करना, वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स और अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। तो बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।